नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र सदन के पटल पर रखा नकल अध्यादेश। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए बनाया विधेयक। उत्तराखंड में विपक्ष के विधायकों को सदन में हंगामा करना पड़ा भारी। सभी एमएलए को एक दिन के लिए किया सस्पेंड। अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा, कोर्ट में मामला विचाराधीन, लांघी विधानसभा की मर्यादाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुए शामिल। विभिन्न मुद्दों को लेकर की चर्चा। बुधवार को भराड़ी से आएंगे मुख्यमंत्री। देश में बढ़ता जा रहा इन्फ्लुएंजा वायरस का कहर। उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विशेष इंतजाम के दिए निर्देश। देहरादून में अवैध खनन का खेल उजागर। एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड और 8 को किया लाइन हाजिर। हरबटपुर, सेलाकुई और सहसपुर थानों में थे तैनात। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा बजट के सत्र में दूसरे दिन सदन के पटल पर नकल अध्यादेश रखा गया। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को सदन के पटल पर रखा गया। भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए नकल अध्यादेश बनाया गया है। हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सदन के पटल पर रखा गया। सदन के पटल पर एक अध्यादेश, 6 विधेयक पर पुनः स्थापित होंगे। वहीं करीब 1 दर्जन अधिनियम बनेंगे। इससे पहले कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। कांग्रेस विधायकों ने गन्ना किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आप प्लीज बैठिए। आपसे ये देखिए, मैं आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ। आप स्पीकर रह चुके हैं। आप जानते हैं कि अगर एक बार स्पीकर का विनिश्चय आ चुका है, आपको उसको मानना पड़ेगा। आपसे निवेदन है, आप जाकर बैठे और प्रश्नकाल जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आने दीजिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के दूसरे दिन स्थानीय महिलाएं भी बजट सत्र की कार्यवाही देखने सदन में स्थानीय वेशभूषा में पहुंची थी। तो वहीं अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं ने कहा कि ये जो भूमि है जिस पर विधानसभा भवन बना है, वो कभी उनकी भूमि हुआ करती थी। आज हमें खुशी है कि यहाँ विधानसभा भवन बना है और हमने आज कार्यवाही देखी है, जो कि हमारे जीवन का बहुत अनोखा अनुभव है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए महिलाओं का कहना है कि उन्होंने चिट्ठी महिलाओं को विधानसभा की कार्यवाही देखने का मौका दिया और विधानसभा में आने का अवसर प्रदान किया। और आज हम भराड़ीसैंण विधानसभा में आए हुए हैं। आए तो हम पहले भी थे सर, लेकिन हमने जो सदन की कार्रवाई देखने का मौका हमें पहली बार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे खंडूरी मैडम जी का, हमारी विधानसभा अध्यक्षा मैडम जी का, कि उन्होंने हमारे लोकल क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी ये मौका दिया है। और अपने विकासखंड के कर्मचारी अधिकारी वर्ग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान किया है। और मैं गैरसैंण ब्लॉक, हमारा ब्लॉक गैरसैंण क्षेत्र से है और हम यहाँ पर जो कैबिनेट बैठकें चल रही थी और अपने विधायक जी को सुनने के लिए आ रखे थे और उनको मौका नहीं मिला बोलने का और हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाए। क्या पता वो हमारे क्षेत्र के बारे में क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, ये हमने अभी सुना नहीं। उम्मीद है उनसे कि वो हमारे क्षेत्र के बारे में अच्छा बोलें और कुछ ज़्यादा बोलें, जिससे कि हम स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल पाए। उधर विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं विधायकों पर हुई कार्यवाही के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि जिस मामले को उठाकर विपक्ष हंगामा कर रहा था वो कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में विपक्ष ने हंगामा कर मर्यादा को लांघा है, जिस पर उन पर कार्यवाही हुई है। आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिए। कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। आप बातचीत कर सकते थे, आप मुझसे अलग से आके बातचीत कर सकते थे, लेकिन इस तरह का उग्र व्यवहार क्या प्रदर्शित वो करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता है। टेबल तोड़ा गया, आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया, आप टेबल पे चढ़े, आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं। हर तरह की भाषा वहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें सदन में नहीं होनी चाहिए
विशेषाधिकार के विषय पे जब माननीय अध्यक्षा जी अपना विनिश्चय दे रही थी, उसी बीच में कांग्रेस के विधायक वैल में आए। उन्होंने हल्ला शुरू किया। हल्ला ही शुरू नहीं किया, वो मेज पे चढ़े, कागज के गोले उन्होंने फेंके और जिस प्रकार से टिप्पणी पीठ के लिए और सदन के लिए वो कर रहे थे, वास्तव में वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। और मुझे तो बहुत खराब लगता है कि मेज पे चढ़ना और धक्का मुक्की करना और मेज को पलटना, ये कदाचित लोकतंत्र के इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं बहुत दुखदाई है, बहुत खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रकरण की जांच करवाई और उस जांच की रिपोर्ट को अध्यक्षा जी पढ़ रही थी। अगर आपको उस पर कोई रिएक्शन करने था तो उसके बाद पूरी आप उनकी बात सुन लेते, उसके बाद कोई आपत्ति होती आप बात करते। ऐसे में सदन में अवस्था फैलाना, धक्का मुक्की करना, पीठ की तरफ जाना, मेज पर चढ़ जाना, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है और इसकी जितनी में निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे बहुत ही दुख है कि विपक्ष जो है लगातार जो है सदन के अंदर आके विधानसभाओं की जो परंपराएं हैं उस पर प्रहार कर रहा है। पक्ष का और सत्ता पक्ष का और विपक्ष का दोनों का फर्ज होता है कि विधानसभा सही से चले, अच्छे से चले, परंपराओं से चले। और अगर कहीं कोई कमी है तो हर व्यक्ति को अपना रोष व्यक्त करने का तरीका होना चाहिए, उसका अधिकार करना चाहिए, लेकिन तरीके से करना चाहिए। हमें सस्पेंड करें, स्वागत है सस्पेंशन का। ऐसा सस्पेंशन अगर सच की लड़ाई के लिए हमें मिल रहा है तो हम बधाई देते हैं पीठ को, और पीठ को और सरकार को, दोनों को बधाई देते हैं। मिली भगत से आप चाहते ही नहीं है कि सत्र चले। एक पीठ एक न्यूट्रल स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां संरक्षण मिलता है सारे सम्मानित विधायकों को जो कि अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है पीठ सरकार का माउथपीस बन चुकी है। झूठी वहां पे सूचना दी जा रही है आदेश चौहान जी के संदर्भ में। आदेश चौहान जी के घर में घुस के सटोरिये उनके साथ मारपीट करते हैं और सटोरियों पे भी वही धारा लगाई जाती है, आदेश चौहान जी पे भी वही धारा लगाई जाती है। भराड़ीसेन उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जहां कांग्रेस विधायकों के साथ वेल में बसपा और निर्दलीय विधायक आए। बसपा और निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस विधायकों का समर्थन दिया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पढ़ने के दौरान हंगामा हुआ। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वे बैठक में शामिल हुए। सीमांत राज्यों के अवस्थापना विकास को लेकर बैठक में चर्चा हुई। वहीं बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। वहीं G20 के तहत विभिन्न देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के संबंध में भी चर्चा हुई। बुधवार को सीएम धामी दिल्ली से गैरसेन के भराड़ीसेन विधानसभा भवन पहुंचेंगे। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला श्री गुरुराम राय दरबार साहिब में झंडे जी के आरोहण के बाद शुरू हो गया है। वहीं झंडे जी के आरोहण के तीसरे दिन यानी मंगलवार को दरबार साहिब के सज्जादा गद्दीन श्री देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में दरबार साहिब परिसर में नगम परिक्रमा शुरू हुई, जिसमें 25,000 से अधिक संगत शामिल हुए। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गया। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और लोगों को जाम में फंसना न पड़े, इसको देखते हुए देहरादून पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। जो रूट है वो निर्धारित है और उस निर्धारित रूट के कारण जो है जो ट्रैफिक डाइवर्जन होगा वो हमने प्लान ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका मेरे ख्याल से एसपी ट्रैफिक साहब ने उसका प्रचार प्रसार कर लिया। हम आज फिर करेंगे ताकि कल लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो और लोगों को कम से कम पूर्व में जानकारी होने से ताकि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां भारतीय स्टेट बैंक जसपुर के पीछे टावर पर एक युवक चढ़ गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उक्त युवक मोबाइल टावर से नीचे उतरा। तब जाकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली।
दरअसल जसपुर का रहने वाला सुभाष नामक यही व्यक्ति पूर्व में भी मोबाइल टावर पर चढ़ चुका है। आज एक बार फिर वह अचानक स्टेट बैंक के पीछे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मोबाइल टावर पर अचानक युवक के चढ़ने की सूचना पूरे शहर में फैल गई, जिसके बाद वहां लोगों का हुजूम जमा हो गया। पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि सुभाष नाम का व्यक्ति है जो टावर पर चढ़ गया था और अब से 7 साल पहले भी इसी टावर पर चढ़ा था। इधर उधर की बात इसके द्वारा की जा रही है। लगभग 6-7 साल पहले भी ये इसी टावर पे चढ़ा था। ये इधर उधर की बातें कर रहा है, जैसे कभी शादी की बात, कभी परिवार की बात, कभी अन्य जगहों पे कुछ लोग हैं उनके नाम लेकर के बात। अभी हमने लड़के से बातचीत करके इसको उतारा है, थाने लेकर के जा रहे हैं, इससे पूछताछ करेंगे क्या दिक्कत है और उसी के हिसाब से हम इसका। देश में इन्फ्लुएंजा वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, क्योंकि इस वायरस में अलग अलग तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इससे राज्य में सरकार अलर्ट है और अस्पतालों में भी इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान बेस हॉस्पिटल कोटद्वार के सीएमएस ने कहा कि अभी इन्फ्लुएंजा के लिए सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंजा व अन्य वायरस के लिए हमारे पास 125 आइसोलेट बेड है। अगर किसी भी प्रकार की कोई वार्निंग आएगी तो उससे निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, और कहा कि जैसे ही हमारे पास लिखित में गाइडलाइंस आती है उसका नियमानुसार फॉलो करेंगे। इन्फ्लुएंजा के लिए और डेंगू के लिए और बी फीवर्स के लिए हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड है, 20 से 25 रूम्स हैं, उसमें बेड्स हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है, किसी भी समय हमें कोई प्रकार की वार्निंग आएगी तो हम उसको टेक ओवर करेंगे। और इसके अलावा जो भी इस तरह के केसेस आते हैं इन्फ्लुएंजा के, हमारे फिजिशियंस को बहुत सीरियसली टेकअप करते हैं। अभी हमारे यहाँ कोई इस प्रकार के केसेस नहीं है, लेकिन इन जनरल जब ये सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में वायरल फीवर्स और इन्फ्लुएंजा केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वातावरण में परागकण बहुत एक्टिव होते हैं। हल्द्वानी पुलिस ने युवक के साथ हुई मारपीट के मामले का खुलासा कर दिया है। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को पीड़ित गौरव पांडे ने तहरीर देकर बताया था कि 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और मोबाइल लेकर भाग गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें वादी गौरव पांडे हैं, उनके साथ में मारपीट हुई है और मारपीट के बाद में इनके मोटरसाइकिल आरोप के द्वारा वो लगा गया है कि 3 लोगों के द्वारा वो छीना गया है मारपीट के साथ में गाली गलौज इसको मारपीट और उससे जो सामान छीना है उसका कानूनवादी द्वारा बताया गया। ये लोग शक कर रहे थे जो इसमें भी है उसका मोबाइल वादी के द्वारा चोरी किया गया। उसके आधार पर शक के आधार पर इसके साथ मारपीट करी और उस मारपीट का इन्हीं के द्वारा अभियुक्तों के द्वारा ये वीडियो बनाया गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। काशीपुर पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों और झपटमारी के 8 मोबाइलों के साथ 3 झपटमारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली में आज पूरे मामले का खुलासा एसपी काशीपुर और सीओ काशीपुर ने संयुक्त रूप से किया। दरअसल जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर एसपी काशीपुर अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा के द्वारा काशीपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रही मोबाइल फोन की झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी के द्वारा कटोराताल पुलिस चौकी प्रभारी नवीन बुधानी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने कड़ी मेहनत के साथ नागनाथ मंदिर से आगे 2 बाइकों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उसमें अभी जब वर्तमान में जो घटनाएं हैं, जब सीसीटीवी कैमरे और सारी चीज़ें ट्रैक की गई तो पूर्व की चोरी और छिनैती में जो संलिप्त लोग थे उनका हुलिया मैच हुआ। जानकारी करने में पता लगा कि ये वही पूर्व के झपट्टे मार हैं जो जेल थे और जेल से जमानत में आने के बाद ये फिर सक्रिय हो गए थे और इन्होंने आईटीआई और कुंडा क्षेत्र से एक बाइक चोरी करी और बाइक चोरी करने के बाद ये तीनों गैंग बना करके लगातार मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं के अंजाम दे रहे थे। इसी क्रम में चोरी की 2 मोटरसाइकिल 8 के करीब में इनसे मोबाइल बरामद हुई है और इनकी अपराध की गंभीरता को देखते हुए आज हमारे द्वारा इनकी स्टिक सीट भी खोली जा रही है और हम इनका गैंग चार्ट भी बनाएंगे। इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हमारे द्वारा। देहरादून में अवैध खनन पर मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देहरादून एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, वहीं 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। अपर उप निरीक्षक खंजन लाल और अजय बिष्ट को निलंबित किया गया है। बताते चले कि हरबटपुर, सिलाकोई और सहसपुर पुलिस थानों में ये पुलिसकर्मी तैनात थे, जहां से लगातार खनन की ओवरलोडिंग और कई जगहों पर अवैध खनन कराए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी।
एसएसपी दलीप सिंह कुमार कुंवर ने कहा कि संबंधित थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों के द्वारा भी कोई लापरवाही होती है तो उन पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही और अनुशासनहीनता के क्रम में उनकी शिकायत मिलने पर मैंने 8 हमारे कांस्टेबल हैं हरबरपुर के, सैलाकुई के और सहसपुर के, उनको मैंने लाइन हाजिर किया है। कुछ शिकायतें उनकी थी, उसकी मैं जांच करा रहा हूं और जांच कराने के बाद आगे जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि बच्चे स्कूल तक जाने से डरने लगे हैं। जहां अभी 2 दिन पूर्व ही बृहस्पतिवार को रानी पोखरी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में कार्यरत कर्मचारी पंकज उनियाल को बंदरों ने बुरी तरह से काटकर जख्मी कर दिया था, तो वहीं आज सुबह पुनः घमंडरपुर रोड रानी पोखरी में स्थानीय व्यापारी नितिन कौशल की मां को बंदरों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिनके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बार बार वन विभाग को कहने और शिकायत करने पर भी वन विभाग मौन बना हुआ है। मुझे परसों 9 तारीख को बंदर ने पीछे से हमला किया और काट दिया था, जिससे मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं यहाँ बैंक में कार्यरत हूँ आउटसोर्स पे, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक रानी पोखरी में। और जब से बंदर ने मुझे काटा मैं छुट्टी पे चल रहा हूँ। आज बैंक आया हूँ बड़ी मुश्किल से और मेरा अभी तक पेन चल रहा है। जैसे बंदर आया, पहले तो उसने पैर में काटा, फिर वो कमर पे चढ़ गया, फिर उसने मेरे इधर पासे में इधर की साइड काट दिया और यहाँ चढ़ गया। मेरे हाथ में झाड़ू थी, बस मैंने झाड़ू ऐसे मारी, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। तब वो भागा, मैं चिल्लाई जोर से, बच्चे भी सो रहे थे, फिर एकदम आए उठ के। हमसे रेंज स्तर पे जो भी उपाय किया जाएगा। अभी बंदर वाले से बात हुई, परसों 6 बजे पहुंचेगा, हमारी टीम भी रहेगी, आप भी कोऑपरेट कीजिएगा जी है ना। और कम से कम उन लोगों से जो उनको फीड कराते हैं उनसे कहेगा फीड ना कराए, क्योंकि फीड करने में आदत पड़ती है, आएगा ही आएगा। इसलिए हम सबका एक सामूहिक कर्तव्य बनता है कि कम से कम बंदरों को मतलब खाना चारा वारा ना दे, बुलाए नहीं बस्तियों में। और ये बड़ी व्यापक समस्या है, इसमें एकदम इस तरह इतना तगड़ा समाधान है भी नहीं इसमें। कुछ लोग घायल हुए हैं तो उनको कैसे? अब मेरी उनसे हमदर्दी है, पहले तो आप एंटी रेबीज लगवा दीजिएगा। भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट 27 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त पर आम श्रद्धालुओं के लिए ग्रीष्मकालीन के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष भगवान बद्री विशाल जी के धाम में जमकर हिमपात हुई है, जिस कारण बद्री धाम की ऊंची चोटियों के करीबन कई फीट बर्फ जमी हुई देखी जा सकती है। बड़ी बात तो यह है कि अचानक मौसम ने करवट बदली और फिर शुरू निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो गई। इसके साथ ही साथ ऊंची चोटियों में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिस कारण एक बार फिर से नारायण धाम बर्फ की चादर में ढक गया। नारायण धाम में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड एक बार फिर से महसूस होने लग गई है। वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, लेकिन देहरादून नगर निगम ने बार बार नोटिस जारी करने के बाद भी कई विभागों ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया। वहीं नगर निगम अब बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। नगर निगम ने 500 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है, जिसमें कई केंद्र के सरकारी कार्यालय भी शामिल है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने जानकारी दी कि नगर निगम के खाते में इस साल अभी तक 40 करोड़ के करीब टैक्स की राशि जमा हो गई है, जबकि लक्ष्य 50 करोड़ के थे, जिसे पूरा करने के लिए 18 दिन का समय बचा है। इसलिए पहले सरकारी विभागों समेत 500 बड़े बकायेदारों की सूची बनाई है, जिन पर करीब 10 करोड़ रुपए तक का बकाया है। बाकी टैक्स धारकों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वे समय से टैक्स भर दें, ताकि जुर्माने की कार्रवाई से बच सके। लगभग 40 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स का आंकड़ा छू गया है और बताना चाहूँगा कि लगातार इसकी समीक्षा करते हुए हम लोग टैक्स जमा करवा रहे हैं। और जो टॉप 500 जो नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स जिनको देने हैं, जिनकी पेंडेंसी है, उनकी भी सूची तैयार करके लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। इसमें कई सारे सरकारी विभाग भी सम्मिलित हैं, उनको सबको नोटिस दे दिए गए हैं, उनसे समन्वय बना के उनके टैक्स भी जमा करवाए जा रहे हैं। कई सारे सरकारी विभाग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा सेल्फ असेसमेंट, जो सरकार की नीति है, उसका पालन नहीं किया गया है, सेल्फ असेसमेंट अपना टैक्स का नहीं करवाया गया है, उनको भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस महीने के अंत तक हम लोग एक महत्वाकांक्षी टारगेट हम लोगों ने 50 करोड़ के आसपास का रखा है। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी में एक बार फिर से G20 सम्मेलन के नाम पर स्थानीय व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। रानी पोखरी व्यापार संघ ने नेशनल हाईवे प्रशासन पर क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न करते हुए फिर से अतिक्रमण के नाम पर उनकी पुश्तैनी जमीन को उखाड़ने का
आरोप लगाया। रानी पोखरी में शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर नेशनल हाईवे प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में ही सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनकी जमीन को खुर्द-बुर्द करने वाला विभाग फिर से हमारे मकानों और दुकानों में निशान लगा रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें व्यापारियों का शोषण हो रहा है और एक साइड के व्यापारियों का ही शोषण हो रहा है, जो कि गलत है। आज इनके पास कोई ऐसा इन्होंने अतिक्रमण बताया ना, ये मुआवजा दे रहे हैं व्यापारियों को ढंग से। कंस्ट्रक्शन पॉइंट का अलग उसी NHAI में ही PWD भी अपना मुआवजा बता रही है। लोग इसलिए सर, जैसे हमारे ये जो हमें स्वामित्व मिला हुआ है यहाँ तक का, जहाँ पर ये ट्रैक्टर खड़ा है, तो ये इसमें भी PWD को दिया। जब इन्होंने 2021 में जब इन्होंने हमें स्वामित्व दिया है, तो ये जो है इसको ऐसे कैसे बता सकते हैं PWD का इसमें आ गया स्वामित्व। आपने हमको जो है PWD का जमीन का दिया गया, तो ये देखिए ये जो पूरी जमीन आ रही है इसका स्वामित्व हम लोगों को मिला हुआ। अब फिर निशान लगा दिया तो PWD की जमीन का इन्होंने हमको स्वामित्व PWD का जमीन का दिया। जोशीमठ देवनगरी भूदसाव की जद में है, जहां देखो बस दिखाई देती है मोटी एवं बड़ी बड़ी दरारें, जिसके चलते आज भी जोशीमठ देवनगरी के लोग काफी परेशानियों की मार झेल रहे हैं। जोशीमठ के तहसील प्रांगण में विगत 2 महीनों से जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवार लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और आज अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में लगातार NTPC के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। वहीं इसी दौरान कई बार जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों ने हाथों में मशाल लेकर अपना रोष प्रकट भी कर लिया। सोमवार को देर रात्रि एक बार फिर से जोशीमठ के आपदा प्रभावित पीड़ित परिवारों ने हाथों में मशाल लेकर जुलूस प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतर आए। इसके साथ में जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं इसी दौरान जोशीमठ के आपदा प्रभावितों ने TCP बाजार से लेकर मारवाड़ी चौक तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोग इस मशाल जुलूस में शामिल रहे। हल्द्वानी में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन द्वारा 14 से 15 अप्रैल को हल्द्वानी में होने वाले 12वें फेडरेशन कप के आयोजन के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रतियोगिता के आयोजक चेतन पठारे ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार हल्द्वानी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पूरे देश से लगभग 500 बॉडी बिल्डर्स प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वेट कैटेगरी रखी गई है। उन्होंने बताया कि लगभग 500 बॉडी बिल्डर्स के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग से जुड़े 200 जज भी 14 और 15 अप्रैल को हल्द्वानी पहुंचेंगे। ये फेडरेशन कप 2023 का होने जा रहा है हल्द्वानी उत्तराखंड में, और बहुत बड़ी और खुशी की बात है कि इतनी बड़ी कंपटीशन नेशनल चैंपियनशिप हल्द्वानी में उत्तराखंड में पहली बार हो रही है। और इसमें मेंस में बॉडी बिल्डिंग में 10 वेट कैटेगरी होगी। उसके अलावा मेन स्पोर्ट्स फिजिक में 2 कैटेगरीज है, बिलो 165 सेंटीमीटर, अबव 165 सेंटीमीटर। वुमेन्स मॉडल फिजिक का एक कैटेगरी होगा और एक वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी होगी। इसमें हमारे देश में हमारे साथ जुड़े हुए टोटल 42 यूनिट्स है, जिसमें स्टेट एसोसिएशन, यूनियन टेरिटरीज और गवर्नमेंट बोर्ड्स भी है। और अंदाजन 400 से 500 खिलाड़ी और 200 ऑफिशियल्स यहाँ पे आएंगे। 14 तारीख को यहाँ पे सारे पहुँचेंगे और 14 को वेइंग होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और 15 तारीख को सुबह हमारी कंपटीशन शुरू होगी। प्राइज लक्सर में भाई बहन के रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो, आरोपियों ने युवक के शव को घर के अंदर जमीन में दबा दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ढाडेकी गांव का है। बीती 6 फरवरी को ढाडेकी गांव निवासी सेठपाल में बेटे कुलवीर के घर से लापता हो जाने के चलते कोतवाली में अज्ञात लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तभी से मामले की छानबीन में जुटी थी, जिस पर पुलिस ने लापता हुए युवक का शव उनके ही गांव के एक घर से बरामद किया। एसपी क्राइम रेखा यादव ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक कुलवीर की बहन ने ही गांव में प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने भाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी, जिस पर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ साथ उसके प्रेमी राहुल और साथी कृष्णा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें छानबीन हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी बीच जानकारी प्राप्त होती है कि लड़के की बहन का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते हुए कभी अक्सर परिवार में वाद विवाद चलता रहता था। तो इस सूचना पर उसकी बहन को थाने बुलाया गया और उसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान कुछ संदेहास्पद बात प्रकाश में आई, जिसके चलते लड़की के द्वारा अपने मित्र
जो पुरुष मित्र है उसका नाम बताया गया, उसको भी थाने पर बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई। तो दोनों की बातों में कुछ संदेहास्पद चीज़ें सामने आई, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए गहनता से फिर से उनसे सघन पूछताछ की गई। उसमें उन दोनों द्वारा जुर्म को बोला गया और उन्हीं की निशानदेही पर जो मृतक कुलवीर, जो कि पहले मिसिंग था, उसकी बॉडी रिकवर की गई। फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।